जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं दधतं मृतखट्टं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग आम बात जो माधव निदान में बताया है उसको हम अभ्यास करेंगे और फिर रियोमेटॉइड अर्थराइटिस वो क्या होता है आज के जमाने के हिसाब से ये दोनों हम को रिलेट करके पढ़ाई करने वाले हैं। आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो कृपया बोलिए। मेरी आवाज शायद सबको आ रही है। मैंने यहाँ अनम्यूट करने का ऑप्शन भी दे दिया है। तो माधव निदान में आम बात के बारे में क्या बताया है? ये जो श्लोक है यह चरक संहिता में नहीं बताया है, सुश्रुत संहिता में नहीं बताया है, माधव निदान में ही बताया है। क्योंकि माधव निदान जब लिखा गया मध्यकालीन भारत में तब उस टाइम पे ये बीमारी ज्यादा बढ़ गया था इसलिए ये लिखा गया है। आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर हरिहर सर मेरी आवाज आ रही है आपको? एक बार अनम्यूट करके देखिए। आ रही है सर, आ रही है। हाँ आती है ठीक है। आवाज। हाँ ठीक है। तो आवाज अब आती है सर। जी, आम बात जो व्याधि होता है हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं तो उनमें क्या हेतु रहता है वो हम लोग देखते हैं। तो बताया विरुद्ध आहार अचेष्टस्य मंदाग्नेः अनिश्चलस्य च स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा वायुनो वायुना प्रेरितो ह्यामः श्लेष्म स्थानं प्रधावति तेनात्यर्थं विदग्धो असो धमनीं प्रतिपद्यते वात पित्त कफैर्भूयो दूषितः अन्नजो रसः स्रोतसान् अभिषण्यन्ति नानावर्णोऽति पिच्छलः जगत्याशु दौर्बल्यं गौरवं हृदयस्य च व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसंज्ञोऽति दारुणः युगपत् कुपितान्वन्त संधि प्रवेशको स्तब्धं च कुरुतो गात्रम् आमवातः उच्यते। यह आयुर्वेद का सबसे एकदम एक एक सटीक उदाहरण बताया गया है कि विरुद्ध अन्न का सेवन करना। तो विरुद्ध अन्न हम लोगों ने देखा है कि बहुत टाइप के विरुद्ध बताए हैं, अष्टांग हृदय में भी बताए हैं, चरक संहिता में भी बताए हैं। तो कुछ अन्न जो होते हैं वो संयोग विरुद्ध होते हैं कि जैसे दूध और नमक, दूध और मछली, दूध और नॉनवेज, दूध और अल्कोहल, ये अगर हम लोग सेवन करते हैं तो ये क्या करता है, आम की उत्पत्ति करता है और विश्वत आम जो होता है उसका उत्पन्न करता है। उसी तरह से अ, विरुद्ध आहार का ये भी है कि अग्नि के विरुद्ध अगर हमारी जाठराग्नि उतनी प्रदीप्त नहीं है और अध्यशन अजीर्णाशन विषमाशन किया जा रहा है वह भी मान विरुद्ध भी है आहार करने वालों के। उसी तरह से जो विरुद्ध चेष्टा करने वाले हैं मतलब जब भूख लगी है तब नहीं खाना खा रहे हैं, जब भूख का टाइम निकल गया है तब खाना खा रहे हैं। तो विरुद्ध आहार और अचेष्ट आहार चेष्टस्य मतलब विहार भी वैसा करने वाले। और मंदाग्नि निश्चलस्य मतलब मंदाग्नि वाले और निश्चेष्ट कोई काम नहीं कर रहे हैं बैठे रहते हैं, अग्नि भी मंद है। वो लोग क्या करते हैं, अग्नि मंद है विरुद्ध आहार कर रहे हैं, चेष्टा नहीं कर रहे हैं। स्निग्धम भुक्तवतो यन्नम, स्निग्ध चीजें खा रहे हैं जो तेल में बनाई हुई चीजें हैं वो पचने में बहुत हैवी रहती है। यन्नम व्यायामम कुर्वतस तथा फिर आहार का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद व्यायाम कर रहे हैं मतलब जिम में जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या जो भी मेहनत का काम है। पहले तो उन्होंने काम नहीं किया और जब वो काम कर रहे हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो खाना खा के स्नेह युक्त अन्न खा के ऐसा खाते हैं। तो इससे क्या होता है, वायुना प्रेरितो ह्यामा श्लेष्म स्थानम प्रवदावती, इससे आम रस तैयार होता है। आम रस मतलब इनडाइजेस्टेड फूड, उसका जो चाइम होता है लिक्विड फॉर्म में गाढ़ा गाढ़ा होता है
वो वायु से प्रेरित होकर कफ का स्थान जहां जहां है, श्लेष्म स्थानम प्रधावती। कफ का स्थान कहाँ का है, तो श्लेषक कफ अपने संधियों में, फिर अवलंबा कफ हृदय में, क्लेदक कफ आमाशय में है, तर्पक कफ मस्तिष्क में, सिर में, और बोधक कफ जिह्वा में। उसके साथ में जो कफ का स्थान है, उर उर जो प्रदेश है, वो सब कफ का स्थान है। वहां पे वो प्रधावती वायु के साथ वो आम रस वहां चला जाता है, कच्चा रस। तो ये वहां जाते हैं। और क्यों जाते हैं, क्योंकि इसको एफिनिटी होती है आम को कफ के साथ। कफ के पास उसको अट्रैक्शन होता है बहुत ज्यादा, एक जैसे रहते हैं कफ दोष और आम। वहां पे चला जाता है और बैठ जाता है। और यहाँ कैसे जाते हैं, तो धमनी तेनार्थम विदग्धो तो धमनी प्रतिपद्यते। वहां पे प्रतिपद्यते मतलब वो धमनी के द्वारा विदग्ध हुआ जो आम है, कच्चा कच्चा आम है, वो वहां पे विदग्ध होता हुआ, और अनेक वर्ण वाला होता है, अलग अलग कलर वाला होता है वो। और पिच्छिल होता है, लेसदार होता है। ऐसे बताए ना, वात पित्त कफेर भूयो दूषितो तो अन्न जो रसा स्रोतस्थान अभिष्यंदंती। नाना वर्ण होते पिछला, अलग अलग कलर वाला होता है, हरा होगा, पीला होगा, और डार्क रेडिश टाइप होगा ऐसा, और अति पिच्छिल होगा, चिपचिपा होगा, लेसदार होगा। यह क्या करता है, स्त्रोतोसाम अभिष्यंदंती, स्त्रोतोसों में अवरोध उत्पन्न करता है। अभिष्यंदित मतलब प्रलिप्त या अवरुद्ध कर देता है। नाना वर्ण अति पिछला, अलग अलग कलर का होता है। और जिससे फिर क्या होता है कि वहां पे स्त्रोतों में चला गया, तो वहां पे दूसरे धातु परिपोषण क्रम को होने नहीं देगा। जनत्याशु दौर्बल्यम गौरवम हृदय स्थित। हृदय में गुरुता रहती है, मतलब हैवीनेस लगता है, पूरा शरीर में दुर्बलता होती है, क्योंकि शेष धातुओं का ठीक ठीक बन ही नहीं पाता है। और जो रस स्थान, रस धातु का मूल स्थान क्या है, रस वस्तु का मूल स्थान हृदय है, तो हृदय में जाके वो गुरुता करेगा। हृदयम गौरवस्य च। व्याधि नाम आश्रय हेश आम संयोति दारुणा। इस दारुण व्याधि क्रॉनिक जो बहुत दिनों से हो रही है, एक दिन में नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, तो इसको हम आम बात व्याधि आश्रय कर लेता है। ये बात व्याधि, व्याधि नाम आश्रय हो, मतलब ये व्याधि जो है स्थान संचय कर लेते हैं। कहाँ पे कर लेते हैं, संधियों में कर लेता है। और उसके बाद में कहाँ करता है, तो जहां जहाँ पे आम है वहां पे वो स्थान संचय करेगा और व्याधि उत्पन्न, बड़ा व्याधि उत्पन्न कर देगा, जिसको हम आमवात कहते हैं। इसके बाद क्या बताया है, तो ये बता रहे हैं कि युगपत कुपिता दवा, मतलब ये साथ में आम भी प्रकुपित हो रहा है, और यह कफ युक्त कफ रस भी, कफ और आम रस ये सब कुपित हो रहा है। तो ये ज्यादातर कहाँ होते हैं, कोष्ठ में। फिर उसके बाद में त्रिक प्रदेश, त्रिक संधि प्रवेश को संधियों में जाता है, त्रिक मतलब सैक्रल एरिया में जाता है। और क्या करता है, स्तब्धम च कुरुतो गात्रम, स्तब्धता करता है, स्टिफनेस कर देता है। और आम वात से उच्यते, गात्रम आम वात से उच्यते, मतलब ये आम वात नाम का व्याधि कर देता है। और हमारे, मैं एक बार जब मैं सेकंड ईयर में था, तो मैं अपने जमदग्नि सर के पास जाता था, तो वहां में मैंने एक लड़की देखी थी। उसका पीठ जो था, वो इतने साल से, मतलब वो आमवत की पेशेंट थी। पहले उसको फीवर आने लगा, बुखार ज्वर होने लगा, तो उसको एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल क्रोसिन दिया गया। तो उसके बाद वो धीरे धीरे फीवर आता था, जाता था, फिर क्रोसिन खाने का, फिर डॉक्टर के पास जाने का, फिर ऐसे करते करते बहुत साल तक चला। तो अंगूठे में स्वेलिंग होने लगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ के पूरा शरीर में उसको आमवत हो गया, और बड़े बड़े ज्वाइंट में भी हो गया। और बिच्छू काटने की तरह ये होने लगा, अग्नि मंद होने के बाद भी खाना खाने का, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयां खानी है, एंटीबायोटिक खाना है, पेन किलर खाना है, तो खाना खाना जरूरी होता है। तो उसको पूरा शरीर में हो गया। और जब मैं सेकंड ईयर में था, तो वो सर के पास आती थी, तो उसका पूरा पीठ था ना, वो पूरे जैसे दरवाजा लकड़ी जैसा हो जाता है, वैसे उसका पूरा पीठ हो गया था। और उसको 6 6 7 7 एलोपैथी के पेन किलर चलते थे, फिर हमारे सर की भी दवाई चलती थी। और उसको उठा के 4 5 लोग लेके आते थे ऑटो रिक्शा से। और थोड़ा भी हलचल हुई तो रोती थी, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोती थी, इतना रोती थी, इतना रोती थी। तो ऐसे दया आती थी कि क्यों रो रही है। तो ये आम बात के उसके लक्षण मैंने खुद प्रत्यक्ष देखे हैं। और सेकंड ईयर में ही हमको माधव निदान पढ़ाया जाता था, तो वो सच में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। और अभी आप लोगों ने आदरणीय शशि मैडम के भाई साहब को भी देखा होगा, तो उनमें आम वात भी था, लेकिन वो ज्वाइंट्स में नहीं गया था, वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा था, जीवा साम थी। और हमने जब उनको लंघन कराया, ये व्याधि तो रसवस्त्र की व्याधि है, आम वात और ज्वर,
तो हमने लंघन कराया तो उनका ट्राइग्लिसराइड भी कम हो गया, नींद भी अच्छी आने लगी। तो आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा होगा, एक दो दिन पहले वो आ रहे थे, आज भी आएंगे शायद। तो आप लोग आमवाद के पेशेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं आदरणीय वीना मैडम को बुलाऊंगा। वीना मैडम, आप आमवाद के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? जी देखिए सर, आम, बोल रहे। हाँ हाँ, बोलिए। आपने तो माधव निदान का विरुद्ध आहार का अ, जो श्लोक है वो बताया है, उसके आगे मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए मैम। विरुद्ध आहार, ये पहला कारण बोल दिया है माधव जी ने। तो विरुद्धमपि आहारे विद्यात् विषगरोपमम्। अष्टांग हृदय के 7वें अध्याय में ये श्लोक है। विरुद्ध आसन चरक जी ने बोल दिया है कि देश विरुद्ध होता है, काल विरुद्ध होता है, मात्रा विरुद्ध होता है, संयोग विरुद्ध, संस्कार विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध होता है। इस सब विरुद्ध खाने से, सब प्रकार के विरुद्ध खाने से अग्नि मंद होता है। और हमारे शास्त्र में बोल दिया है कि रोगाः सर्वेपि मंदाग्नौ। जिस प्रकार दही, दूध, पनीर, हम सबको ये पदार्थ जो कारण है, जंक फूड, फर्मेंटेड इडली डोसा जैसे पदार्थ हम हमेशा खा रहे हैं, तो पेशेंट भी बड़े हुए दिख रहे हैं हमें। और खाना खाने के बाद मुझे ऐसे डॉक्टर भी मालूम है जो खाने के बाद, जो आयुर्वेदा की डिग्री लेके एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं और खाने के बाद रात में घूमने चले जाते हैं और या जिम में चले जाते हैं। इस प्रकार से ये कारण से भी खाना खाने के बाद, व्यायाम करने के बाद भी आमवद जैसी व्याधि होती है, ये कारण हेतु बता दिया है। और वेगावरोध, ये तो है ही कारण। रात्रि जागरण, दिवा स्वाप। बस सर, इतना ही बोलूंगी, ट्रीटमेंट के आपके बाद बोलूंगी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया। मैं चाहता हूँ और कोई वैद्य लोग कुछ बोले इस टॉपिक पे। आपने आम बात के पेशेंट में हेतु देखा है? हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो जो आपके एवियन वाले पेशेंट थे सर, मैंने उनको आज दवाई दे दिया, तो उनको भी तो आम ही है ना सर, वो जॉइंट्स में। जी। डॉक्टर हरिहर सर, हाँ, उनका हाँ जी। कुछ बताएंगे? आपको कैसा, उनको अनुभव क्या है, कैसा देख के कैसा लगा? सर, जो मानस ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं, आलसी रहते हैं, या तो सुबह का खाना है ना शाम को खाते हैं, शाम का खाना कभी कभी सुबह में खाता है, स्निग्ध आहार जैसे ज्यादा दही, वैसे शाम को भी खाते हैं, अति जागरण करते हैं जो लोग, और बिल्कुल परिश्रम नहीं करते हैं ना, उनको ये ज्यादा झेलने को मिलता है। और सर, जब अग्निमंद हो जाते हैं इसकी वजह से, तो इसकी वजह से आम बढ़कर सर्व संधियों में जाकर उनको दर्द करता है सर, ऐसे उनके साथ। हाँ, तो उनको वो आम भी है, तो फिर वो एवियन जब है, उसका शुरुआत आम से ही हुआ है। और जी आमों सर। आम ने पूरा स्त्रोतोरोध कर दिया, तो वहां पे ब्लड नरिशमेंट नहीं हो रहा है, ब्लड और ऑक्सीजन जी नहीं जा रहे, तो वो नेक्रोसिस हो गया। अवेस्कुलर नेक्रोसिस, अवेस्कुलर मतलब ब्लड नहीं जा रहा है वहां पे, सूख गया है वो। तो वो आमवत जी ही है ना, इस तरह से अवेस्कुलर नेक्रोसिस आमवत का ही एक ऐसा प्रारूप है कि उससे कॉम्प्लिकेशन हुआ दूसरा, अवेस्कुलर नेक्रोसिस। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। ये डिस्कशन वाला सेशन है, यहाँ पे मैं अकेले नहीं बोलूंगा, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभय सर, विकास जी, मंजुनाथ जी, राम जी, प्रीति मैडम, आमवत के पेशेंट का कुछ बताइए हेतु। एक तो इन्होंने ये जो बताया कि भोजन करके व्यायाम या मैथुन करना, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, और जल में तैरने वाले, स्विमिंग करना भोजन करके, ये भी हेतु है विरुद्ध चेष्टा वाले। बोलिए आप लोग प्लीज। और यहाँ पे देखिए नीचे बताया कि जठरानल दौर्बल्याद विपक्वस्तु यो रसः स आम संज्ञको देहे सर्व रोग प्रकोपकः। मतलब अग्नि जब दुर्बल होता है और अविपक्व जो अन्न रस बनता है, उसको हम आम संज्ञा देते हैं, और सभी रोगों का वो प्रकोपक है, सभी रोगों को उत्पन्न करने वाला है। अब इसके पहले अगर हम लोग देखें, आमवाद के पहले माधव निदान में उरु स्तंभ बताया है। तो उरु स्तंभ के निदान में वायु को साम कहा गया है। मतलब उरु स्तंभ भी आम की वजह से हो रहा है, ये आगे तो आमवाद व्याधि हो ही रही है।
विरुद्धाहार तो बहुत अलग अलग तरह से होता है, संयोग विरुद्ध, देश विरुद्ध, काल विरुद्ध, सात्म विरुद्ध, अग्नि विरुद्ध, बहुत सारे विरुद्ध से होते हैं। और अ, विरुद्ध चेष्टा अगर देखा जाए तो अजीर्णावस्था में व्यायाम करना, खाना पचा नहीं है, खाना खा के तुरंत गाड़ी पे चले गए, मैथुन किया, जल में तैरना, और स्निग्ध भोजन करने के बाद व्यायाम करना, और जो स्निग्ध भोजन भी नहीं कर रहे और व्यायाम करते हैं, वो दोनों भी, मतलब थोड़ा भी घी तेल नहीं खा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको भी आम होता है, क्योंकि अन्न के पचन होने में स्नेह जरूरी है, घी सबसे श्रेष्ठ है। और आमाशय में वो उत्पन्न होता है, इसलिए उसको आम कहते हैं। अपक्व रस जो तैयार होता है, आम, आमाशय में उत्पन्न, आम का आशय। और दूसरा क्या है कि अन्नज रस जो है, अन्न से बना हुआ जो रस है, वो आम रस ग्रहण करते हैं, अपक्व अन्न रस को आम रस कहते हैं। और ये क्या है कि अभी परिपक्वावस्था में नहीं है, तो इसमें काय अग्नि या जाठराग्नि दुर्बल है, और यह फिर क्या करती है, रसवस स्रोतस में जाती है, और रसवस स्रोतस में जाके पसर जाती है पूरी बॉडी में। अगर वह स्वेदवस स्रोतस और अन्नवस स्रोतस, और मतलब वहां पे अगर उसको अवरुद्ध कर दे तो ज्वर हो जाएगा, स्वेदवस स्रोतस को अगर अवरुद्ध कर रहे हैं तो। लेकिन अगर ये संधियों में जा रही है और स्वेदवस स्रोतस को अवरुद्ध नहीं किया, तो फिर ये संधियों में जाके, संधि स्थान में जाके, और वहां पे बैठ जाती है और आमवत कर देती है। अब आम हो जाएगा तो वो क्या करेगा कि वो वायु का जो क्रिया है वो होने नहीं देगा, और फिर वायु जहां अटकेगा वहां पे पेन होगा, शूल होगा, संधियों में शूल होगा, सिराओं में शूल होगा। जी, आप लोग कुछ बताइए प्लीज। यानी मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए मैम। यानी कि ये आम वायु, बढ़ा हुआ वायु, विकृत हुआ वायु आम को कोष्ठ से लेकर वो शाखागत हो जाता है, ऐसा बराबर। ही बोलेंगे ना? हाँ, कोष्ठ हाँ में भी सर। रहेगा, कोष्ठांगों में भी लेके जाएगा, और शाखागत हो जाता है। और ये वायु सादा वायु नहीं है, साम वायु है, आम युक्त वायु सामवाय। है। हाँ, जी। मगर वो आमाशय से कोष्ठ से आम को बाहर लेके जाएगा, हाँ शाखागत। हाँ, लेकिन कफ के स्थान है वहां पर भी ले जाएगा, आमाशय, हृदय, शेर, कंठ और संधि, वहां। हाँ तो हाँ आमाशय और हृदय तो कोष्ठांग है ना, हाँ। शाखागत ले ही जा रहे हैं, हाँ ले ही जा रहे हैं, आपका बात सही है। लेकिन जब रेमेटिक हार्ट डिजीज होता है तो हृदय में जाता है, और रसवस स्रोतस का मूलतन हृदय है। तो पेशेंट हृदय को जब में। आमवत का शुरुआत होता है तो उसको लगता हाँ। है हैवीनेस, हार्ट में लग रहा है कि ऐसे कुछ तो जकड़ा हुआ है, कुछ तो हैवी हैवी लगता है उसको। हाँ और बताइए मैम। आमोवात भी क्रॉनिक होने के बाद में हृदय विकृति करता ही है ना? हाँ, रूमेटिक हार्ट डिजीज हाँ हाँ, रोमेटिक आर्टिस। या वॉल्वुलर डिजीज, वॉल को भी खराब कर देता है, सुखा देता है आम। और आर्टेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो आते हैं, आर्टरीज जो ब्लॉक हो जाती है, वो भी क्या है, आम है, आम की वजह से हो रहा है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, वो स्नेहांश है जो पच नहीं रहा है, वो ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ये बढ़ना, ये क्या है, ये आम ही है पूरा। जी, प्लीज कुछ और बताइए आप लोग। दूसरा फिर हम आगे और बढ़ते हैं, आप कुछ बोलना चाहती है मैम। नहीं सर, आम बात, नहीं सर। हाँ, आम बात के सामान्य लक्षण क्या है। अंग मर्दो अरुचि तृष्णा है, आलस्यम गौरवम ज्वरः, अपाकशून्यता अंगाना, अमवत्स्य लक्षणम। अब ये व्याधि जो है, ये नाम है आमवत। ज्वर से भी शुरुआत हो सकती है आमवत तक। तो इसमें हो सकता है कि लक्षण के रूप में आम सामवायु का लक्षण दिखे, या व्याधि के रूप में दिखे। अंग मर्द मतलब पूरे बॉडी में रसवस स्रोत पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है, वायु परिभ्रमण नहीं कर रहा है, वायु ना, वायु के मार्ग को आम जो है रोक रहा है। तो वायु के मॉलिक्यूल चल गुणात्मक है, तो वहां पूरे बॉडी में टूटने की तरह वेदना होगी, अंग मर्द, मर्दन करने की तरह वेदना होगी। अरुचि होगा, क्योंकि बोधक कफ की जगह भी आम चला गया है जीवा में, तो खाने का टेस्ट बड के ऊपर कोटिंग है, तो अरुचि होगा। फिर आम जो है वो कीचड़ की तरह पेट में है, पूरे स्रोतसों को अवरुद्ध किया है, तो वहां पे प्यास बहुत ज्यादा लगती है, यूरिनेशन भी होता है, प्यास भी लगती है, और कीचड़ बनेगा, उसको एफिनिटी है, पानी को और खींचो, पानी को खींचो, कीचड़ बनाओ, इसलिए प्यास लगती है बहुत ज्यादा। शरीर में आलस्य लगता है, कुछ काम, क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है, तो धातुओं को परिपोषण नहीं होता, आलस्य, और कफ, कफ बढ़ा हुआ है इसलिए आलस्य रहता है।
देह में भारीपन, गुरुता आती है। और जब स्वेदवत स्रोतस का वृद्धि कर रहे हैं तो क्या होगा, ज्वर होगा। और भोजन का परिपाक न होना, क्योंकि पहले ही इतना आम बढ़ा हुआ है और पेशेंट खा रहे तो उसका पाक नहीं होगा। और फिर यह स्रोतों में जा रहे और मतलब इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो है वो बढ़ रहा है बहुत ज्यादा आम की वजह से। तो शोथ होने लगेगा पूरे त्वचा के नीचे भी आम रहेगा और पानी प्लेट को भी लेके जाएगा, अंगों में शोथ होगा। और ये आम बात के सामान्य लक्षण बताएं जी। आप लोग कुछ बताएंगे आम बात के पेशेंट में लक्षण आप लोगों ने देखे हैं तो बताइए प्लीज। शशि मैडम हाँ नहीं तो आई हैं। हाँ बताइए शशि मैडम। मैडम, हाँ दम पूर्व रूप तो दिखाई देते ही है, दौर्बल्य कह के पहले आते हैं। तो आमवात का मैं अभी अभी ये विचार कर रही हूँ, नहीं तो दौर्बल्य है तो एनीमिया है क्या, उसका कैल्शियम कम हो गया है का, ऐसा विचार पहले आता था। अंगमर्द भी है ज्यादा, और वो फीमेल पेशेंट है, तो मैं इस प्रकार विचार करती थी। मगर आपसे जुड़ने के बाद मुझे ये विचार आ रहा है कि ये क्या आम है क्या ज्यादा। तो दौर्बल्य लेके आते हैं, अंगमर्द लेके आते हैं, उनको आलस्य बहुत ज्यादा रहता है, अरुचि रहती है, और कभी कभी जीर्ण ज्वर जैसी लक्षणें भी उनमें दिखाई देती है। और मुझे एक प्रश्न पूछना है कि जब कफ का प्राधान्य, आम तो कफ जैसा ही है, स्निग्ध है, पिच्छिल है, तो जब आमवात दीर्घकालीन तक रहता है तब तप्तता, संधियों में शोथ रहता है, उसके ऊपर तप्तता या दाह, ज्वर जैसे स्थानिक ज्वर ऐसा लक्षण दिखाई देता है। तो पित्त भी हाँ इन्वॉल्व हो जाता है क्या आगे हाँ उसमें? हाँ, पित्त और कफ ये पहला श्लोक में देखिए कितना बढ़िया बताया कि कहा है वात पित्त कफेर भूयो दूषित तो अन्न जो रसा। अन्न रस के साथ वात पित्त कफ भी दूषित हो रहे हैं। तो अच्छा। बिना पित्त के दूषित हो तो ही नहीं सकता, पित्त भी दूषित हो रहा है, वात भी हो रहा है। हाँ लेकिन वायु का कौन सा गुण बढ़ रहा है, तो वायु का शीत गुण बढ़ रहा है, चल गुण डिस्टर्ब हो रहा है। उसी तरह से पित्त का द्रव गुण, पित्त का सर गुण, कफ का द्रव गुण, और ऐसे स्निग्ध गुण कफ का, और स्त्यान कफ बन रहा है ये सब। तो गुण के हिसाब से हमें देखना चाहिए, कफ का गुरु गुण बढ़ रहा है, ये सब हाँ ये सब हो जाता है। हाँ वात बताइए। का चल गुण बढ़ा है ना इसमें? वायु का चल गुण रुक गया है और स्त्रोत और अवरोध की वजह से वो मतलब उतना फास्ट नहीं हो पा रहे हैं। मगर वो संचारी वेदना क्यों रहती है फिर? वेदना हो रही है क्योंकि वो वायु ऊपर जाना चाह रहा है लेकिन जा नहीं रहा, आम रोक रहा है, तो वो फिर नीचे आएगा और वॉल्स पे जो धमनियां है उधर पेन करेगा, संधियों में पेन करेगा। वो मगर मतलब उसका बीमार गमन हो रहा है। संचारी वेदना है ना उसमें? संचारी वेदना है तो चल गुण अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। हाँ। प्राकृत वायु की गति रुक गई है, वायु हाँ। जो नीचे से ऊपर से नीचे सब जगह जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, अच्छा। कहीं और ना कहीं स्त्रोतोरोध हो रहा है। वेदना, वृश्चिक दंशवद वेदना, ये हाँ स्पेसिफिक क्यों हो रहा है वृश्चिक क्योंकि दंश? वृश्चिक बिच्छू काटता है तो कितना सीवियर पेन होता है, यही आगे बता रहे हैं वो अभी हम करेंगे। ओ। वृश्चिक दंशवत वेदना टिपिकल सिम्टम है इसका। और दूसरा बड़ी बड़ी संधियों में होता है, और एक संधि पहले इन्वॉल्व होगी, फिर वो संचारी है, आम और वायु साम वायु है। एक संधि एक होगी, फिर दूसरे में दूसरे दिन होगी, फिर तीसरे में तीसरे, ऐसे सर्कुलेट हो रही है, एक जगह स्थिर नहीं है। बड़े बड़े संधियों से शुरुआत होती है, कभी कभी छोटी संधियों से शुरुआत होती है। हाँ वृश्चिक दंशवत वेदना वाला श्लोक पढ़ते हैं। अत्यंत बढ़े हुए आमवात के लक्षण, बहुत जब आमवात बढ़ जाता है तब स कष्ट सर्व रोगाणाम यदा प्रकुपितो भवेत् हस्तपाद शिरो गुल्फ त्रिक जानु उरु संधिषु करोति सरुजम शोथम यत्र दोषा प्रपद्यते स देशो रुजे रुजते अत्यर्थम व्याविद इव वृश्चिकैः। ये देखिए वृश्चिकैः, विद्ध होने जैसा रुजते, वो स्थान में जैसे बिच्छू ने काटा है। जनेत असो अग्नि दौर्बल्यम प्रेसेका अरुचि गौरवम उत्साह हनिम वैरस्यम दाहम च बहुमूत्रतम। प्यास ज्यादा लग रही है, पानी की एफिनिटी है, वहां पे पानी ज्यादा चाहिए, तो पानी कलेक्ट भी हो रहा है और मूत्र भी निकल रहा है, बहुमूत्रता। कुक्षो कठिनताम शूलम तथा निद्रा अविपर्यम, निद्रा विपर्यम दृढ़ छर्दी ब्रह्म मूर्छा हृदग्राम विड़ विबद्धताम जाड्या अंतर कुजम मानाहम
कष्टान्याश्चानुपद्रवान, मतलब ये कष्ट पूर्वक, सभी रोगों में ज्यादा कष्टकारी ये रोग है जब ये बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है। फिर कहाँ कहाँ जाता है? हस्त, हस्त मतलब मणिबंध जो संधि है हमारा, रिस्ट जॉइंट वहां पे, पाद पैरों में, शिर पूरा मस्तिष्क सिर में, गुल्फ में, गुल्फ संधि, त्रिक सैक्रल एरिया, जानु पूरा जो नी जॉइंट है, उरु, उरु मतलब थाई रीजन, संधियों में, यहाँ सप्तमी बहुवचन लगा है, ये सब में करोति सरुजम शोथम, वेदना भी कर रहा है और सूजन भी कर रहा है। यत्र दोषा प्रपदे, जो जो दोष के सिम्टम रहेंगे, पित्त है तो पित्त के उष्णता थोड़ा लगती है, कफ की वजह से जाडेता लगती है, वायु की वजह से पेन होता है, शीतता लगती है। सदेशो रुजते अत्यर्थम, वहां पे पेन हो रहा है। और व्याविद, जैसे बिच्छू ने काट दिया, वैसा बहुत ज्यादा अत्यर्थम वेदना, बहुत ज्यादा वेदना होती है। अब बात्रक की वेदना है तो मूषिक दंशक वेदना, चूहे ने काट, आंखों विष, चूहा ने काटा तो वो, क्योंकि वहां पे रक्त की दुष्टि होती है गाउटी अर्थराइटिस में, यहाँ पे वायु की दुष्टि है तो इसलिए वृश्चिक बद्ध वेदना होती है। और क्या होता है? अग्नि दुर्बलता, भूख ही नहीं लगती है लेकिन पेशेंट खा रहा है। प्रसेक, मुंह से लार आता है, क्यों आता है? क्योंकि कफ बढ़ा हुआ है। अरुचि, खाने की इच्छा नहीं होती, गुरुता होती है। उत्साह की हानि होती है, खाने का टेस्ट नहीं आता, विरसता आता है। और पित्त भी प्रकोपित है तो दाह, बर्निंग भी होता है। बहुमूत्रताम, बहु यूरिन होता है। कुक्षो कठिनताम शूलम, कुक्षी में कठिनता होती है, पेन होता है। और नींद अच्छे से नहीं आती है। आप लोगों ने शशि मैडम के भाई साहब को देखा होगा कि उनको नींद नहीं आ रही थी। जहां पर भी आम रहता है वहां पे नींद का प्रॉब्लम रहता है। मन भी जो रहता है वो बहुत भ्रमित रहता है। त्रुड छर्दी, प्यास भी बहुत लगेगी, आम इतना ज्यादा और पेशेंट खा रहे हैं तो उसको उल्टी आ जाएगी। भ्रम होगा क्योंकि मस्तिष्क में संज्ञा वस्त्र तो सब अवरुद्ध हो रहा है तो भ्रम होगा। मूर्छा भी आ जाएगा। हृदय ग्रह भी हो सकता है, हार्ट में एकदम टाइटनेस, चेस्ट में। विड़ विबद्धता, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है क्योंकि साममल है। अगर वो वायु का ज्यादा प्रकोप है तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और जाड्यता आती है। आंत्र कूजनम, अंत में गुड़गुड़ आवाज आती है, आनाह होता है। आनाह में, आधमान और आनाह में यह है कि आनाह में साम युक्त मल भी रहता है और वायु भी प्रकोपित होती है। आनाह में नहीं रहता उतना सामता, इसमें ज्यादा है। और कष्ट चैनन उपद्रवान, इससे बहुत ज्यादा उपद्रव होते हैं जो कष्टप्रद और भयंकर रोग होते हैं, ऐसा हो जाता है। जी, आप कुछ बताइए, आपने कैसे पेशेंट देखे हैं वीना मैडम? आरती मैडम कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए प्लीज। ये माधव निदान पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि हम पेशेंट देख रहे हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, हार्ट के पेशेंट, हार्ट में पेन हो रहा है, वो लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट उनको फिर वो बोलते हैं कि आपका आर्टियो मतलब ब्लॉकेज है, एंजियोग्राफी करिए, उसमें ब्लॉकेज दिखता है, फिर वो स्टेंट बैठा देते हैं, एंजियोप्लास्टी करके बलून से वो करते हैं, वो सारा ट्रीटमेंट है। लेकिन आम की चिकित्सा कोई नहीं करता है। फिर खून पतला करने का दवाई देंगे वो जिंदगी भर, लेकिन वो ज्वाइंट्स तो खराब होते ही जाते हैं वो। हाँ प्लीज बताइए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आम बत के विशेष लक्षण क्या होते हैं? पित्तात सराह दागम, दाह रागम च सशूलम पवनानुगम। पित्त युक्त अगर आम बात है, आम है, तो देह में दाह और पीलापन होगा। सशूलम पवनानुगम, वात युक्त है तो शूल बहुत ज्यादा होगा पवन की वजह से। और कफ की वजह से स्तिमितम गुरु कंडुम चा, स्तिमितम मतलब गीले कपड़े से लपेट दिया ऐसा लगेगा, और जड़ता, भारीपन लगेगा। और खुजली होगी, कंडू, प्लेग है, कंडू है, कफ है तो कंडू होगा। अगर ये दोषों का संसर्ग आम के साथ है तो ये विशेष लक्षण होते हैं। इसके बाद साध्य साध्य विचार क्या बोला है? एक दोषानुगा साध्यो, एक दोष वाला रहेगा वो साध्य होता है। द्विदोषो यापे उच्यते, दो दोष वाला है वो यापे होगा। जैसे और कफ है, पित्त की चिकित्सा करेंगे तो हम पित्त की चिकित्सा में शीतल द्रव्य देंगे, शीतल द्रव्य देंगे तो कफ बढ़ जाएगा। कफ की चिकित्सा करें तो पित्त बढ़ जाएगा। कफ की चिकित्सा के लिए हम लोग कटु रस का प्रयोग करेंगे, कटु रस देंगे तो फिर वो पित्त बढ़ा देगा। पित्त के लिए शीत विरेचन देंगे तो वो कफ को बढ़ा दे, तो वो याप्य होता है। और तीनों दोषों से उत्पन्न अगर पूरे शरीर में हो जाए तो वो कष्ट साध्य होता है। जी, प्लीज आप लोग कुछ बोलना चाहें बोल सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलिए।
हरिहर सर सर कुछ बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मेरा आवाज आ रहा है ना सर? आ रहे सर। सर आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। जो बताया गया है कि आयुर्वेद में कि जठरा अग्नि द्रौबल्यात अभिपक्वते जो रस स आमसंज्ञक देहे सर्वदोष प्रकोपण। सर ये आम बात, जब शरीरस्थ अग्नि दुर्बल हो जाता है, जठरा अग्नि, खाद्य ठीक पचन नहीं हो पाता है, तो ये आम उत्पन्न हो जाता है। तो ये आम वायु में प्रेरित होकर जो जो कफ का विशेष आश्रय स्थल होता है, जो संधि और वो हृदय, ये सब जगह में अपना स्थान ले जाता है। और वो जब वो पहुंच जाता है वहां पर पित्त को भी प्रकोपित कर देता है। पहले तो वायु प्रकोप होता था, अभी मार्गावरोध के कारण वायु और ज्यादा भी प्रकोपित हो जाता है। तो इसलिए संधि में ज्यादा पीड़ा होता है, जो भी आपने अभी बताया। और वो पीड़ा बिच्छू काटने की तरह वो पीड़ा होता होता है। वो जो उनका जो दोष वात प्रधान त्रिदोष होता है, और उनका जो अधिष्ठान सभी संधिस्थल होता है। और वो जो श्रोत दृष्टि का लक्षण वो संग होता है, जो आम का संग होकर श्रोत का दृष्टि हो जाता है। इसलिए मार्ग अवरोध होने के कारण सब अंगों में पीड़ा होता है। अभी अभी भी आपने बताया, वो धीरे धीरे क्या करता है, आर्टरी में भी स्क्लेरोसिस कर देता है, हृदय में जकड़ापन आ जाता है। और उसके साथ साथ सभी संधियों में धीरे धीरे जितना संधि है, त्रिक संधि है, जानु संधि है या मणिबंध संधि है, सब संधि में धीरे धीरे पीड़ा होना शुरू हो जाता है। और पेशेंट को आलस्य, अरुचि, और वो इतना पेन होता है कि पेशेंट ऐसा सोचता है मुझे हर रोज कोई निचड़े और वो मेरे ऊपर कोई चढ़ जाए तो बहुत आराम मिलता है। दिन में ज्यादा सोने के लिए इच्छा होता है, क्योंकि रात में बुखार आता है और पेन ज्यादा होता है, स्लीप डिस्टरबेंस होता है रात को। इस तरह जो आम पैदा होता है शरीर में अग्नि दुर्बल हो जाने से। और जो भी निदान में कहा गया, विरुद्ध आहार, विरुद्ध चेष्टा, मंदाग्नि, कोई भी श्रम न करना, स्निग्ध भोजन, व्यायाम न करना, आमजनक वात प्रकोप एवं संधि शैथिल्य कारक के आहार का सेवन, उड़द, दही और खीर का ज्यादा सेवन से भी, कफ को बढ़ाने वाला ज्यादा बनाना खाने से और दही खाने से, रात को दही खाने से ये रोग हो जाता है सर। और वो इसका जो पहला ट्रीटमेंट भी आप बताएंगे, जो आप भी हर रोग में बताते हैं, आम का पाचन करना चाहिए। और उसके बाद जो जो ट्रीटमेंट रोगी के लक्षण अनुसार देना चाहिए। बस इतना ही बोलूंगा सर। हाँ तो आप और वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी तो बोलिए। हाँ सर, ये नॉर्मल एक्टिविटी को भी डिस्टर्ब करने वाला है, बहुत पेनफुल हाँ व्याधि है और लंबे हाँ लंबे काल तक चलने वाला व्याधि है। तो ये इसमें संचारी वेदना, वृश्चिक दंशवत वेदना, सांधों की संधियों की स्तब्धता होती है। प्रायः मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कफ काल सुबह का काल ये कफ काल रहता है। थोड़ा पेशेंट चलने फिरने थोड़ा थोड़ा लगा तो थोड़े सांधे उसके संधिबंध थोड़ा शिथिल होता है और थोड़ा कार्य कर सकता है। ऐसा देखा है मैंने। और जो क्रॉनिक होता है उनका जॉइंट का शेप भी बदल जाता है और डिफॉर्मिटी आ जाती है इस डिसीज से। तो बहुत लोगों को, पेशेंट को थकाने वाला, वैद्य को भी थकाने वाला ये डिसीज है। बस इतना ही सर कहना बराबर। था। और मेन बात है कि इसमें चिकित्सा हम कल बात करेंगे। इसमें हाँ चिकित्सा में यही है कि लंघनम परमो, और चिकित्सा पे हम डीप में जाएंगे और सिम्टम्स पे और जाएंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो आजकल दिखता है, इन्फ्लेमेशन, आरए फैक्टर बढ़ा हुआ, उस पे हम कल बात करेंगे। लेकिन आम बात का जो हेतु है, इस पे आपको कुछ बोलना है? और हेतु ये है कि ठंडा पानी पीना। लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाते हैं बहुत ज्यादा, डेजर्ट, ये भी एक कारण है। और बहुत ज्यादा खाते हैं, अति मात्रा में खाना। और दूसरा बात है कि बीच बीच में कभी भी खाना,
अध्ययन करना और रात्रि जागरण करना, दिवा स्वाप करना। बीमारी एक दिन में नहीं होती, बहुत दिनों के बाद होती है। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहेंगे आप आम बात पे? जी नहीं सर, सब लक्षण तो आ गए, आपने बता ही दिया हाँ है। वैसा ही सब लक्षण जो आपने बताए सिम्टम सर, वही आम बात के रोगों में पूरे पूरा मिलते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। हाँ, अब ये व्याधि जो है ये कौन से अवस्था में है, वो भी देखना पड़ता है। संचयम, प्रकोपम, प्रसरम, फिर स्थान संचय, व्यक्ति भेद। तो अभी जैसे शुरुआत होती है तो संचय अवस्था में है कि प्रकोपावस्था में है कि प्रसरावस्था में है, वो देखना पड़ता है। तो अभी जैसे शशि मैडम के भाई साहब थे, वहां पे दोष संचित हो रहे थे, प्रकोपित नहीं हुए थे, तो वो स्टार्टिंग फेज था। और उसी टाइम पे उनको नींद नहीं आना, फिर भूख न लगना, जीवा शाम होना, तो हमने फर्स्ट स्टेज में ही चिकित्सा दिया, लंघन करा दिया, तो वो जल्दी ठीक हो गया, ट्राइग्लिसराइड कम हो गया। लेकिन यही व्याधि अगर प्रकोपावस्था में आती है तब अलग सिम्टम होते हैं, ये हम कल बात करेंगे। फिर उसके बाद प्रसरावस्था में आती है तो अलग होता है, व्यक्ति भेद नाम से होता है तो अलग होता है। हर हर स्टेप पे अलग अलग चिकित्सा हमारे ग्रंथकारों ने बताई है। बहुत इंटरेस्टिंग है और हमें हर चिकित्सक को ये चीजें बेसिक मालूम होनी चाहिए। जी, प्लीज बोलिए आप लोग कुछ। प्रीति मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? महाजन सर, गंगवार सर, राम जी, मंजूनाथ जी, बीना मैडम, भोसले सर, अभय सर, विकास जी। हाँ विकास जी बोलिए सर। सर इसमें देखा गया है, ठंडक तो आपने बताया जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, तो मैंने देखा है कि जो फ्रिज का पानी पीते हैं लगातार और एसी में रहने वाले हैं उनको भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हाँ जो तमाम लोग होते हैं तो वो कहने पर मानते ही नहीं है ये बात, जबरदस्त चुपचाप पीते रहेंगे तो बड़ी उसमें दिक्कत आती है, ठीक नहीं जल्दी होता है ये सब। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। तो अभी मैं सेशन बंद कर देता हूँ। 45 मिनट बहुत काफी होता है। और अभी ना 15 मिनट के बाद शशि मैडम और मोनिका मैडम को वो संहिता का कुछ करना है। अगर वो आएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं आएंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वेट करूंगा उनका, है ना। जो अगर स्टूडेंट्स ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। तो और वो सोचेंगे कि रिकॉर्डेड हो जाए, तो मैं ऐसे नहीं हुआ। अगर वो आएंगे तब मैं पढ़ाऊंगा। तो मैं 8 बजे उनका सेशन कर देता हूँ। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू प्रणव। आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो, लेकिन वो सर 9 सत्य। बजे का सेशन है ना? हाँ हाँ, 9 बजे का होगा होगा। वो एक तो आप लड़की है लोग, डायबिटीज की, 16 साल की, उसके लिए मैं परसों भी डाला था, अपन आज उसको करता हूँ इनवाइट। ठीक हाँ है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।